हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आ रहा हूं जो आप लोगों का मोस्ट डिमांडिंग सीरीज था। वो था 66 बीपीएससी 2020 प्री का जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है वो। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस है। उसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो मैथ्स के क्वेश्चंस है उस मैथ्स का क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्म में दे दिया जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम में जाकर आप अब पढ़ेगा इंडिया सर्च कर लीजिएगा। वहाँ जो चैनल आ जाएगा वो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रैक्टिस टेस्ट पेपर है ना सिर्फ 66 बीपीएससी 2020 के लिए, साथ ही साथ अभी जिनका बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम है उनके लिए और ईएसआई प्री का जो एग्जाम है उनके लिए, ये दोनों एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले इस टेस्ट पेपर का पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम से। उसके बाद इस टेस्ट पेपर को अटैम्प्ट कीजिए, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, एक्सप्लेनेशन देखिए और अपने मार्क्स जो है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में मॉरिशस के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण मॉरिशस सरकार ने पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया है। तेल ले जा रहा जो जहाज था वो किस देश का था? तो देखिए, सबसे पहली जो तो बात आती है वो था कि मॉरिशस में हुआ कहाँ पे है ये। तो मॉरिशस के दक्षिण पूर्व में स्थित एक ब्लू बे मैरीन पार्क है, वहीं पे ये क्या हुआ है, तेल रिसाव हुआ है। और एक जो जापानी जहाज था वो 4000 टन कच्चा तेल लेकर ब्राजील से सिंगापुर जा रहा था और उसी से तेल रिसाव होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक जापानी जहाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। और 9 अगस्त 2019 को यह विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात जो है वो अधिनियम बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे देश में 28 राज्य और 8 संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों? क्योंकि कितने हैं, 28 राज्य है और 8 संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है हमारा कि सियासत में सदस्यता पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो सियासत में सदस्यता पुस्तक जो है वो विजय कुमार चौधरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विजय कुमार चौधरी। नेक्स्ट है कि सैयद अकबरुद्दीन के बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के पद पे किनका चयन हुआ है? तो किनका चयन हुआ है? टीएस त्रिमूर्ति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीएस त्रिमूर्ति। अगर हम बात यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की करते हैं तो इससे याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसका गठन जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विज्ञान के क्षेत्र का 2020 का विश्व प्रसिद्ध IEEE सिमोन रोमा मेडल पुरस्कार भारत के किन वैज्ञानिकों को प्रदान किया गया है? तो पहली बात तो है कि ये जो IEEE सिमोन रोमा मेडल है ये विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को अमेरिकी संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग के द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस बार जो दिया गया है वो भारतीय वैज्ञानिकों में से एक दिया गया है डॉक्टर BN सुरेश को, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट के चांसलर हैं, और एक दिया गया है डॉक्टर के सिवान को, जो कि इसरो के चेयरमैन हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर के सिवन और डॉक्टर BN सुरेश को। आगे हमारा कि प्रधानमंत्री ने सितंबर 2020 में किस राज्य के सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर परियोजना की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और कब किया गया है? सितंबर 2020 में किया गया है। ये जो घर तक फाइबर योजना है इसका उद्देश्य जो है वो गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। आगे है हमारा कि वर्ष 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो COP26 जो है वो 1 से 12 नवंबर के बीच आयोजित हुआ है। ये कहाँ हुआ है? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो स्कॉटलैंड। देखिए, स्कॉटलैंड की अगर बात करते हैं तो स्कॉटलैंड जो है वो ये ग्रेट ब्रिटेन का उत्तरी भाग है जिसकी राजधानी है एडिनबरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर की कितनी भाषाओं को केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान की है? तो ये कितने भाषाओं को किया है? 5 भाषाओं को। और वो 5 भाषाएं कौन कौन है? वो 5 भाषाएं हैं उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, कश्मीरी और डोगरी। जम्मू कश्मीर से और चीज़ याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा की सीटें हैं 5, राज्यसभा की है 4 सीटें, टोटल है 22 जिले। और इसके पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू और अभी जो है वो है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी की कोरोना वायरस से मृत्यु हो गई। वो भारत के राष्ट्रपति थे। तो वो भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? देखिए, आप लोगों को याद होगा कि प्रणब मुखर्जी जो थे वो 2012 से लेकर 2017 तक रहे हैं राष्ट्रपति और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति हैं। अभी जो वर्किंग है वो है 14वें राष्ट्रपति, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद। तो ये कौन से थे? 13वें राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कोरोना वायरस से एक चीज़ याद रखिएगा कि 11 मार्च 2020 को WHO ने जो था वो वैश्विक महामारी घोषित किया था। ठीक है, और भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला था वो केरल में दर्ज किया गया था। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो भारत किया है वो किया है डेनमार्क के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। डेनमार्क की अगर बात करते हैं तो डेनमार्क एक उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी भू सीमा जो है वो केवल जर्मनी से मिलती है, याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय लिया है? तो ये 2030 तक लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। अगर हम बात इसरो की करते हैं, इसरो का फुल फॉर्म है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसके फाउंडर हैं विक्रम साराभाई और इसके अभी तत्कालीन डायरेक्टर का नाम है के सिवन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सितंबर 2019 में गुट निरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो गुट निरपेक्ष यानी आप लोग पढ़े होंगे नैम यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट। अगर हम बात करते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, तो इसका जो 18वां शिखर सम्मेलन है वो अजरबैजान के बाकू में संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाकू में। अगर हम बात करते हैं नैम की, नॉन अलाइंड मूवमेंट की, तो इसकी स्थापना कब? 1961 में। और कहाँ? बेलग्रेड, सर्बिया में। और इसके हेडक्वार्टर की अगर बात करता है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति पर हाल ही में सरकार की रिपोर्ट सौंपी गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो है के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में ही नई शिक्षा नीति तैयार की गई थी। एक चीज़ यहाँ से एक और याद रखिएगा, ये जो के कस्तूरी रंगन थे ये कौन थे? ये इसरो के पूर्व प्रमुख थे। ठीक है, जो भारत की पहली शिक्षा नीति थी वो 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में, जिसका सुझाव कौन दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था। फिर 1986 में राजीव गांधी के काल में दूसरी शिक्षा नीति आती है और फिर इसी दूसरी शिक्षा नीति जो राजीव गांधी के काल में 1986 में आती है उसको 1992 में पीवी नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन करते हैं और फिर 2020 में स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति आती है जिसमें कि 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों में आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता हेतु दीर्घकालीन उपाय सुझाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो ये किसकी समिति में किया गया है? ये किया गया है यूके सिन्हा समिति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, यूके सिन्हा समिति। ये जो यूके सिन्हा समिति था ये 8 सदस्यीय समिति है जो कि MSME के लिए फ्रेमवर्क की समीक्षा करेगा। ये भी रिसेंटली अपना रिपोर्ट भी सौंप दिया है। अगर हम बात करते हैं कि यूके सिन्हा की, तो ये जो यूके सिन्हा थे ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, क्या थे? सेबी के पूर्व अध्यक्ष थे। क्लियर है? और अगर हम बात करते हैं अमिताभ कांत समिति की, अमिताभ कांत समिति से याद रखिएगा ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु जो समिति का गठन किया गया था वो किया गया था अमिताभ कांत समिति। ठीक है, और ये है दलवाई समिति। दलवाई समिति से याद रखिएगा ये पूरा है अशोक दलवाई समिति। अशोक दलवाई समिति जो है वो किसानों की आय दुगनी करने हेतु इस समिति का गठन किया गया था। तो ये तीनों जो समितियां हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे है कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। इस ओलंपिक खेल का शुभांकर क्या है? तो इस ओलंपिक खेल का जो शुभांकर है वो है मिराई तोबा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिराई तोबा।
क्लियर है। अगर हम बात करते हैं ये 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर रहा है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो 2021 में टोक्यो में होगा। अगर आपसे पूछ दे कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा, तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, और 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान में नाटो के कुल कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में नाटो के कुल 30 सदस्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 30। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 30वां सदस्य कौन है, तो 30वां सदस्य है मैसेडोनिया। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, नाटो का फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में और जिसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है निम्न में से बिहार के किस वस्तु को जीआई टैग प्रदान नहीं किया गया है, तो सिलाब का खाजा प्रदान किया गया है, मगही पान ये भी प्रदान किया गया है, शाही लीची को भी और जर्दालू आम को भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इस चारों को जीआई टैग प्रदान किया गया और चारों जो है वो बिहार का है। एक चीज याद रखिएगा यहाँ से जीआई टैग से कि भारत का जो पहला जीआई टैग था वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था और इसका जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट है कि लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है, तो लेटेस्ट ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है, पोप फ्रांसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोप फ्रांसिस। अगर हम बात चेतन भगत की करते हैं तो चेतन भगत से याद रखिएगा इनका एक बुक आया है वन अर्जेंट मर्डर। ठीक है, शशि थरूर की बात करते हैं तो शशि थरूर से याद रखिएगा द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। रस्किन बॉन्ड्स की बात करते हैं तो रस्किन बॉन्ड से याद रखिएगा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये सारी कुछ पुस्तकें हैं जिनके नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिका में डेमोक्रेट्स पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है, तो उपराष्ट्रपति बन गई हैं कौन, कमला हैरिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कमला हैरिस की अगर बात करते हैं तो इनकी मां का नाम है श्यामला गोपालन, जिनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य में हुआ है। अभी यहाँ से ये तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति भी आप लोगों को याद होना चाहिए। राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडन। क्लियर है, जो बाइडन है जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर चयनित होने वाले संजय करोल इससे पूर्व किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, तो इसके पूर्व वो त्रिपुरा हाई कोर्ट के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा हाई कोर्ट। अब अगर बात करते हैं कि अब कौन है त्रिपुरा हाई कोर्ट के, तो अब है त्रिपुरा हाई कोर्ट के अब्दुल हामिद कुरैशी। पटना हाई कोर्ट से एक चीज याद रखिएगा कि पटना हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो 1916 में हुई है। अगला है कि किस राज्य द्वारा नगरोत्थान योजना शुरू किया गया है, तो नगरोत्थान योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो वो है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक सरकार। अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार से कुछ योजनाएं याद रखिएगा। बिहार से याद रखिएगा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, पत्रकार सम्मान योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, ये सारे बिहार राज्य की योजनाएं हैं। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से याद रखिएगा शिव भोजन योजना, महात्मा ज्योतिबाई फूले ऋण माफी योजना। अगर हम बात करते हैं असम की, तो असम से याद रखिएगा अरुणोदय स्वर्ण योजना और नदोई योजना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा दिवस दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 सितंबर। अगर हम बात करते हैं सितंबर की, तो सितंबर महीने में काफ़ी डेज हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको याद रखना होगा 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में होगा, तो ये किस में आयोजन कहाँ होगा, इसका आयोजन होगा भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में होगा। ये देखिए, ये जो आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 है ये 13वां संस्करण है। क्लियर है, 14वां जो संस्करण है वो 2027 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। क्लियर है, भारत से और याद रखिएगा कि जो 9वां आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में है वो भारत में होगा। साथ ही साथ 7वां पुरुष T20 विश्व कप जो 2021 में खेला जाएगा वो भी भारत में खेला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि
निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का सदस्य नहीं है? तो संघाई सहयोग संगठन के सदस्य की अगर बात करते हैं तो रूस है, चीन है, ताजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, काजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, भारत है और पाकिस्तान है। तो ये सारे जो हैं वो क्या है, सदस्य राष्ट्र हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। क्लियर है। एक चीज़ याद रखिएगा, एससीओ की अगर हम लोग बात करते हैं तो एससीओ की स्थापना हुई थी 2001 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अरब क्षेत्र के किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये किसके बीच किया गया है? इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल और यूएई के बीच किया गया है। इजराइल से याद रखिएगा, इजराइल का जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा देश 2020 में दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला देश बन जाएगा? तो सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला जो देश है वो है गयाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात आईएमएफ की करते हैं यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1945 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके जो हेड हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसकी टोटल मेंबर कंट्री है 190। नेक्स्ट है हमारा, कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की किस कंपनी ने 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा की है? तो ये कौन किया है? एक गूगल की कंपनी है अल्फाबेट, उसी के जो सीईओ हैं सुंदर पिचई, उन्होंने $10 बिलियन यानी 75,000 करोड़ रुपए के इंडिया डिजिटाइजेशन फंड की घोषणा किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि वर्तमान में सौर मंडल के किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो देखिए अभी रिसेंटली ये करंट का भी क्वेश्चन है कि रिसेंटली शनि जो ग्रह है उसके 20 उपग्रहों की खोज की गई है और इसके बाद क्या है कि शनि के कुल जो ग्रह हैं वो हो गए हैं 82, जो कि सौर मंडल में सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शनि। शनि से याद रखिएगा, शनि जो है वो आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन। अगर हम बात बृहस्पति की करते हैं तो बृहस्पति से याद रखिएगा यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण की बात करते हैं तो अरुण से याद रखिएगा यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा की गई थी और इसे लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात वरुण की करते हैं तो वरुण से याद रखिएगा इसकी खोज 1846 में जॉन गॉले ने की थी और यह एक हरे रंग का ग्रह है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कोरोना महामारी के दौर में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने हेतु सरकार द्वारा कौन सा मिशन प्रारंभ किया गया है? तो सरकार द्वारा जो मिशन चलाया गया है उस मिशन का नाम है वंदे भारत मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन जो है, वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार तो बिहार में जो राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वो है 4,917 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो देखिए पुष्प के अगर बात करते हैं तो बाह्यदल पुष्प का भाग है, पंखुड़ी पुष्प का भाग है, पुंकेसर पुष्प का भाग है, स्त्री केसर ये भी पुष्प का भाग है, मूलांकर पुष्प का भाग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है हमारा कि जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का जो उत्पादन है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, तो ये दोनों सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे दिए गए सूची से मिलान करें और दो को सूचीबद्ध करें और सही उत्तर दें। तो देखिए अगर हम बात करते हैं ऑडियोमीटर, तो ऑडियोमीटर किससे मैच करेगा? ऑडियोमीटर मैच करेगा ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र के साथ, ठीक है। फोटोमीटर की अगर बात करते हैं तो फोटोमीटर किसके साथ मैच करेगा? देखिए ऑडियोमीटर मैच करेगा ध्वनि की तीव्रता के साथ, फोटोमीटर मैच करेगा प्रकाश स्रोतों की तीव्रता के साथ, पिकोनोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये तरल पदार्थों का विशेष गुरुत्व के साथ मैच करेगा और पाइलियोमीटर की अगर बात करते हैं तो ये सौर विकिरण के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि गिरने के दौरान बारिश की बूंदें कैसे गिरती है? तो गिरने के दौरान जो बारिश की बूंदें होती है वो एक समान त्वरण से गिरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक समान त्वरण के साथ गिरती है।
नेक्स्ट है कि संवेग की इकाई क्या है। तो संवेग की इक्वल टू क्या होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान इंटू में वेग, तो केजी मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि द्रव के उत्तरी तल पर द्रव का दाब कितना होता है। तो द्रव के अगर हम ऊपरी तल की बात करते हैं तो वहां पे द्रव का जो दाब होता है वो शून्य होता है, जीरो होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें जीरो ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है। तो किसी भी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो किसी भी यौगिकों में उपस्थित सभी परमाणु की अगर ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीरो। नेक्स्ट हमारा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या बदलता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि जो बाष्प स्रोत होते हैं उससे विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है कि दहन है। तो दहन क्या है, दहन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, हाँ बिल्कुल है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, हाँ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, तो ये भी है। अवकरण अभिक्रिया नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 3 है। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से किसको लघु आवर्त कहते हैं। तो देखिए लघु आवर्त, पहले आवर्त की अगर बात करते हैं तो पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है। तो कैल्शियम के अयस्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लूओस्पार कैल्शियम का अयस्क है, जिप्सम भी क्या है, कैल्शियम का अयस्क है। फॉस्फोराइट की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी कैल्शियम का अयस्क है। एप्सम सॉल्ट नहीं है, क्योंकि एप्सम सॉल्ट की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, मैग्नीशियम का अयस्क है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट है हमारा कि सर्प विषरोधी सुई किस एक का यौगिक तत्व है। तो सर्प विषरोधी जो सुई है वो AuCl3 यानी ऑरिक क्लोराइड, ऑरिक क्लोराइड किसका है, सोने का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण यौगिक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, कह रहा है ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो ये सबको पता है कि ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है। तो श्वसन के दौरान सिर्फ और सिर्फ जो है वो विटामिन का अपघटन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर हाँ मतलब 4, विटामिन का अपघटन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4। विटामिन से एक चीज़ याद रखिएगा, विटामिन का आविष्कार जो है वो फंक ने 1911 में किया था। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रिका में पाया जाता है। तो केंद्रिका में अगर पाए जाने की अगर बात करते हैं तो केंद्रिका में प्रोटीन पाया जाता है, कितना, लगभग 85%। RNA भी पाया जाता है लगभग 10%, DNA भी पाया जाता है लगभग 5% और कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 4 पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 थाइमिन सुमेलित है, विटामिन B3 निकोटीनिक एसिड जिसको कि हम लोग नियासिन भी कहते हैं तो ये सुमेलित है, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड सुमेलित है, विटामिन H बायोटीन ये भी सुमेलित है, विटामिन B7 भी हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में सभी सुमेलित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है हमारा कि अमाशय में कौन नहीं पचता है। तो अमाशय में कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का पाचन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए और डी जो है वो नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा अमाशय से कि अमाशय में जो निकलने वाले जठर रस होते हैं, ठीक है, उसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कि वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो वयस्क मानव में मेरुदंड में कुल 26 अस्थियां होती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर वयस्क मानव के जगह पे पूछ दे कि बच्चों में कितनी अस्थियां होती हैं तो बच्चों में 33 अस्थियां होती हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन की अगर बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन का बना हुआ होता है जिसमें कि लोहा पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हीमोग्लोबिन से कुछ जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन में जो पाए जाने वाला जो लौह यौगिक होता है वो हीमेटीन होता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तक्षीणता यानी कि एनीमिया रोग होता है।
नेक्स्ट हमारा कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम कौन सा है। तो प्रोटीन संश्लेषण का अगर सही क्रम करेंगे तो पहले डीएनए, फिर आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए, आरएनए, अमीनो एसिड और प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रसिद्ध केंद्र था वो था तक्षशिला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो चाणक्य था वो यही तक्षशिला पर आचार्य का काम करते थे। नेक्स्ट हमारा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कौन सा है? बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध है ही, धम्म है, संघ है, यही 3 रत्न है, आस्तिक मार्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, शामिल नहीं है यही पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म से याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है और बौद्ध धर्म जो है वो मूलतः अनिश्वरवादी है, जिसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में किस विषय पर भिन्नता थी। तो सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता की अगर बात करते हैं तो शहरी जीवन पर भी भिन्नता थी, लिपि के प्रयोग पर भी, लोहे के उपयोग पर भी और मृद भांड के भी प्रयोग पर भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों पर सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में भिन्नता थी। अगर हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, तो सिंधु सभ्यता था 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। और वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो वैदिक सभ्यता को हम लोग फिर 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। जिसमें ऋग वैदिक काल है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट हमारा कि कलिंग विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो ये अशोक के 13वें शिलालेख में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख में। एक चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, अशोक की अगर हम बात करते हैं 10वें शिलालेख की, तो 10वें शिलालेख में अशोक ने ये आदेश दिया था कि राजा तथा उच्च अधिकारी जो होंगे वो हमेशा प्रजा के हित में सोचेंगे। अगर हम बात करते हैं 11वें शिलालेख की, तो 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई थी। और 12वें शिलालेख की बात करते हैं तो 12वें शिलालेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, कह रहा सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। प्रतिहार की अगर बात करते हैं तो एक साइड वंश है, एक साइड राज्य है और राजधानी है। तो प्रतिहार वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? कन्नौज। तो ये इसके साथ मैच करेगा। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था नागभट्ट प्रथम। अगर हम बात करते हैं चोल वंश की, तो चोल वंश की राजधानी थी तंजौर और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था विजयालाल। परमार वंश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी थी धारानगरी, जिसके संस्थापक थे उपेंद्र। और सोलंकी वंश की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी थे अहिलवार, जिसके जो संस्थापक थे उनका नाम था मूलराज। नेक्स्ट है हमारा कि गुप्त काल से संबंधित चित्रांकन गुफा है। तो गुप्त काल से देखिए बाघ गुफाएं और अजंता की गुफाएं, ये जो दोनों गुफाएं हैं इसमें चित्रांकन का प्रमाण मिलता है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। यहाँ से बाघ गुफाएं से एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बाघ गुफा है वो धार जिला, एक मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसी नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। तो अरबों द्वारा 712 में सिंध विजय की जानकारी जो है वो फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चचनामा। नेक्स्ट है हमारा कि अमीर कोही विभाग की शुरुआत की थी। तो अमीर कोही जो है वो एक कृषि की उन्नति के लिए एक नया विभाग की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से याद रखिएगा, इसने जो था वो अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया था और उसका नाम जो था वो दौलताबाद रखा था। इससे और याद रखिएगा कि इसी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की भी स्थापना किया था। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होती है तो एक इतिहासकार जो है वो बदायूनी, जो कि लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है कि जहांगीर महल स्थित है। तो जहांगीर महल जो है वो आगरे के किले में स्थित है, जिसका कि निर्माण अकबर ने अपने पुत्र सलीम के रहने के लिए करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो तंबाकू के पर प्रतिबंध लगाने वाला जो शासक था वो था जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। जहांगीर से याद रखिएगा, जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है और खुसरो की सहायता देने के कारण जो जहांगीर था वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा देता है।
जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है और इसने जो था जहांगीर जो था वो आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की भी स्थापना करवाता है। एक चीज़ और यहाँ से याद रखिएगा कि तंबाकू के प्रयोग को तो प्रतिबंधित किया था जहांगीर, लेकिन तंबाकू भारत में लाया किसके द्वारा गया था? तो तंबाकू जो था वो 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट है हमारा कि शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? तो शाहजहां नामा के लेखक की अगर बात करते हैं तो उसके लेखक थे इनायत खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनायत खान, जिन्हें कि हम लोग मोहम्मद ताहिर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि शिवाजी के शासन में सुमंत पद संबंधित था। तो सुमंत पद किससे संबंधित था? तो सुमंत पद जो था वो विदेश मंत्री से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्व मंत्री की अगर बात करते हैं तो राजस्व मंत्री को बोला जाता था आमात, सैन्य प्रधान को बोला जाता था सरी नौबत और राजकीय पत्रों को जो पढ़कर उसकी जो भाषा शैली को देखता था उसको कहा जाता था चिटनीस। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो उत्प्रेरक है वो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की अगर बात करते हैं तो इसका जो टेन्योर है वो है 1899 से लेकर 1905 तक। अगर हम बात लॉर्ड कर्जन की करते हैं तो इससे याद रखिएगा 1899 में इसने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर देता है। इससे और याद रखने वाली बात है कि इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करता है और इसने एक सर एटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो सेफ्टी बॉल्व का सिद्धांत जो दिए थे वो लाला लाजपत राय दिए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का एक मत भी था कांग्रेस से संबंधित, वो मत था कि कांग्रेस जो है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि वर्ष में एक बार हम लोग अगर मेढक की तरह टरटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम बात एओ ह्यूम की करते हैं तो एओ ह्यूम ने ही तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना करता है। और बिपिन चंद्र पाल की बात करते हैं तो बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस के बारे में ये कहा था कि कांग्रेस जो है वो एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। नेक्स्ट हमारा कि इंडियन सोशल रिफॉर्मर पद के संपादक थे। तो इंडियन सोशल रिफॉर्मर पद के जो संपादक थे उनका नाम क्या था? के एन नटराजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, के एन नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया था। तो ये औपचारिक रूप से कब स्वीकार किया था? कांग्रेस जो है वो मुसलमानों के पृथक निर्वाचन मंडल की जो मांग है वो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किया था। जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। तो यहाँ 1916 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है हमारा कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का जो विरोध किया था एनी बेसेंट ने विरोध किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था, बिपिन चंद्र पाल ने भी किया था, सी.आर. दास ने नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। अगर हम बात करते हैं असहयोग आंदोलन की तो असहयोग आंदोलन जो था वो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। और इसकी जो पुष्टि है असहयोग आंदोलन की, इसकी पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट हमारा कि देसी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाया था लॉर्ड हेस्टिंगस ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंगस। लॉर्ड हेस्टिंगस से याद रखिएगा इसका जो टेन्योर था वो था 1813 से लेकर 1823 तक। ठीक है, इससे जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये याद रखिएगा कि इसने मराठे की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध जो 1814 से लेकर 1816 में था वो इसी के शासनकाल के समय हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर सुमेलित है, पागलपंथी विद्रोह टीपू शाह सुमेलित है, खासी विद्रोह तीरथ सिंह सुमेलित है, पाइक विद्रोह बख्शी जगबंधु सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है हमारा कि दक्कन कृषक राहत अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 में।
ठीक है। और फिर 1879 में दक्कन विद्रोह के बाद दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1879। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना है वो सूर्य सेन के द्वारा किया गया था, जिसको कि मास्टर दा के भी नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, मास्टर सूर्य सेन। इन सूर्य सेन से याद रखिएगा, इनको 12 जनवरी 1934 में फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि रॉलेट एक्ट पारित होने के समय भारत के वायसराय निम्नलिखित में से कौन थे। तो रॉलेट एक्ट पारित कब होता है, 1919 में, ठीक है। अब 1919 में कौन था, तो 1916 से लेकर 1921 तक कौन रहा है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड से और एक चीज़ याद रखिएगा, इसके काल में ही 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73, कह रहा है अरुणडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था। तो अरुणडेल समिति का जो संबंध था वो राजनीतिक सुधार से था, जिसका गठन 1906 ईस्वी में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक सुधार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, कह रहा है वर्ष 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों ने विद्रोह किया था। तो ये कहाँ किया था, 1946 में बंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंबई में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी। तो सेवा सदन की स्थापना हुआ था 1885 में और उसकी स्थापना किए थे बहराम जी एम मालाबारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस कब मनाया गया। तो बिहार में राजनीतिक बंदी दिवस है जो 30 फरवरी 1938 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30 फरवरी 1938 को। नेक्स्ट है कि नायकाडा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो नायकाडा विद्रोह जो है वो 1868 में गुजरात में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट है कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। देखिए हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो हैदराबाद 1798 में सहायक संधि स्वीकार कर लेता है। अगर हम लोग सहायक संधि की बात करते हैं तो सहायक संधि की जो पद्धति है वो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा शुरू किया गया, और जो भारत में सहायक संधि का प्रयोग है वो बेलेजली से भी पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के द्वारा किया गया था। एक चीज़ और याद रखिएगा सहायक संधि से कि इंदौर के जो होलकर थे, इंदौर के होलकर जो थे वो सहायक संधि जो था वो स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है कि पूरब वह विश्वविद्यालय है जो किसी को प्रमाण पत्र नहीं देता है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो यह कथन जो है वो लॉर्ड कर्जन का ही है, जिसका शासनकाल 1899 से लेकर 1905 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी। तो सबसे ज़्यादा समय तक जो सरकार रही थी वो रही थी सतारा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सतारा में। सतारा से आप लोगों को याद होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत यही सतारा को ही सर्वप्रथम 1848 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया था। नेक्स्ट है कि गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। तो गदर पार्टी की अगर बात करते हैं तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भकना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1913 को, और कहाँ, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, जिसके कि संस्थापक हैं लाला हरदयाल और अध्यक्ष हैं सोहन सिंह भकना और कोषाध्यक्ष हैं काशीराम। नेक्स्ट है कि राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया। तो राजद्रोह सभा अधिनियम जो है वो 1911 में पारित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। और इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सभाएं करने पर कठोर दंड की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन का सिद्धांत स्वीकृत किया गया था। तो ये किया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह स्वामी, और इसी अधिवेशन में 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन से याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता की हैं दादा भाई नौरोजी, और स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। बाकी पूरा अधिवेशन 1912 से याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं, रंगनाथ नरसिंह मुघोलकर, और लाहौर अधिवेशन 1900 की अध्यक्षता किए हैं NC चंद्रबारकर। नेक्स्ट है कि 20 वर्ष तक रियायतों तथा
20 वर्ष तक रियायतों तथा दुखों को दूर करने की असफल संघर्ष करने के बाद इन्हें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। उदारवादियों के संदर्भ में यह व्यक्तित्व किन के द्वारा दिया गया था? तो यह जो व्यक्तित्व है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय की गई है? तो ये किया गया है 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के समय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और ये जो राष्ट्रीय योजना समिति है इसकी जो अध्यक्ष हैं वो बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकारी नीति का विरोध में महाधिवक्ता पद से निम्न में से किसने इस्तीफा दिया था? तो ये जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसके दौरान बलदेव सहाय जो थे वो सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलदेव सहाय। अगर हम अभी महाधिवक्ता की बात करते हैं तो अभी आप लोगों को महाधिवक्ता से याद होगा अनुच्छेद 165, और अनुच्छेद 165 में ही राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, जो कि राज्य का एक सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित नहीं था? तो देखिए, बिहार में जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह हैं वो हैं श्री कृष्ण सिंह, दूसरे हैं अनुग्रह नारायण सिंह। गौरी शंकर सिंह की बात करते हैं तो ये गया में सत्याग्रह किए थे। श्याम नारायण सिंह की अगर बात करते हैं तो ये सिलाब में सत्याग्रह किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था उसकी शुरुआत हुई थी 28 नवंबर 1940 को। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं बोल रहा हूँ वो आप कहीं बुक में साइड में या फिर कॉपी में साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वही चीज़ें बोल रहा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछा जा गया है। नेक्स्ट है हमारा कि सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? तो किसे अपना किया था उत्तराधिकारी? दीप नारायण सिंह को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दीप नारायण सिंह को। अगर हम लोग बात करते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन की तो डेट याद रखिएगा 6 अप्रैल 1930। नेक्स्ट हमारा कि ब्रिटिश शासन की नीतियों का निम्न में से कौन सा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा? तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा बी औद्योगिकरण, इसका प्रभाव बिल्कुल पड़ा। बी औद्योगिकरण का मतलब होता है कि उद्योग कम हो जाना या उद्योगों का पतन हो जाना। कृषि का वाणिज्यीकरण, इसका भी पड़ता है। तो यही हो गया, यानी एक से अधिक हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में अगर सदस्य की बात करते हैं तो साइमन कमीशन में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो 7 थी, और जॉन साइमन की अध्यक्षता में आता है। और ये जो 7 सदस्य हैं वो सभी 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 7 जो है वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति की तो डेट याद रखिएगा, साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है वो 8 नवंबर 1927 को होती है, और साइमन कमीशन का जो भारत आगमन है वो 3 फरवरी 1928 को होता है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, केवल संविधान के अतिक्रमण पर ही महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ये सही है। संविधान ने संविधान का अतिक्रमण को परिभाषित नहीं किया है, ये भी सही है। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव पारित करने से 1 माह पूर्व लिखित सूचना देना आवश्यक है, ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा कि महाभियोग प्रस्ताव जो है वो पारित करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना होता है, जिस पर कि उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। महाभियोग से एक चीज याद रखिएगा, महाभियोग जो है वो किस में है? अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत जो शामिल नहीं है वो है न्यायिक सर्वोच्चता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि संपत्ति का अधिकार है। तो संपत्ति के अधिकार जो था वो पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया है और कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी अधिकार तो है ही, साथ ही साथ संवैधानिक अधिकार भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में बिहार के कुल कितने प्रतिनिधि थे? तो बिहार की अगर बात करते हैं तो संविधान सभा में 36 प्रतिनिधि जो थे वो बिहार के थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 36। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 95, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करते हैं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये ब्रिटेन है, नहीं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान से लिया गया है।
राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से सुमेलित है। द्विसदनवाद यूएसए से, ये भी गलत है क्योंकि द्विसदनवाद जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो पहला और तीसरा जो है वो सुमेलित गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला और तीसरा। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था 1919 के अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको कि हम लोग मार्टेंगू चैम्सफोर्ड सुधार के भी नाम से जानते हैं। ये भारत शासन अधिनियम 1919 से कुछ और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जैसे कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक किया गया, और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके वेतन एवं भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित व्यय में शामिल हैं। महान्यायवादी, अगर हम बात करते हैं महान्यायवादी के तो इनके नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसके भी वेतन और भत्ते नहीं है। लेकिन अगर यही पूछ दे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पेंशन है वो भारत के संचित निधि पर ही भारित है। तो लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते की बात कर रहा है तो ये नहीं है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भी नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत के संचित निधि पर भारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की पूर्ण विलोकन शक्ति का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 137 में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार नहीं है। आश्रय का अधिकार हाँ है, शयन का अधिकार भी है, स्वास्थ्य का अधिकार भी है, विदेशी यात्रा का अधिकार भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि जो सभी हैं वो अनुच्छेद 21 के तहत ही मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा से संबंधित उपबंधों का उल्लेख नहीं है। तो देखिए अनुच्छेद 21A में तो है, अनुच्छेद 45 में भी है, अनुच्छेद 51A में भी है, अनुच्छेद 350A में भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है कि साधारण विधेयक को जिसे राज्य विधानसभा ने पारित कर दिया है, राज्य विधान परिषद पहली बार में कितने समय तक रोक सकती है। तो देखिए जो राज्य विधानसभा द्वारा जो पारित साधारण विधेयक है उसको राज्य विधान परिषद जो है वो अधिकतम 4 महीने तक रोक सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार में कितने समय तक रोक सकती है। तो पहली बार में 3 महीने तक रोक सकती है और दूसरी माह में 1 महीने, और दोनों को मिलाकर हो जाता है 4 महीने। तो 3 महीने यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट है हमारा कि नीति कटौती प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो यह सरकार की नीति के प्रति असहमति को व्यक्त करता है, तो यह सही नहीं है यहाँ पूछ रहा है, लेकिन यह सही है। इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि में 1 की कमी की जाए, हाँ इसमें कहा जाता है कि मांग की राशि जो है वो 1 रुपये कम कर दी जाए, तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाता है। तो लोकसभा चुनाव के जो चुनाव प्रचार है वो 48 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व जो है वो समाप्त हो जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। तो देखिए यहाँ 3 चीज़ें हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं तीनों चीज़ों को आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 338 की अगर बात करेगा, सिर्फ अनुच्छेद 338 की बात करेगा, तब वो बात कर रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की। अगर 338A की बात कर रहा है तब वो बात कर रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, और अगर 338B की वो बात कर रहा है तब वो बात कर रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 338B। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर इस सीरीज को कंटिन्यू करना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम पंचायतों में महिलाओं की आरक्षण की सिफारिश की थी। तो ये एक 1988 में जो गठित है पीके थुंगन समिति, उसी ने ही पंचायतों में महिलाओं आरक्षण का सुझाव दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज की, तो पंचायती राज का जो शुभारंभ है वो स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं होगा। तो
देखिए, अगर हम लोग विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बात करते हैं तो भारत में किसी विदेशी कंपनी की सहायक कंपनी ये शामिल होगा। किसी विदेशी द्वारा भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक इक्विटी निवेश ये भी शामिल होंगे। विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में वित्त पोषित कंपनी ये भी शामिल होगा। पोर्टफोलियो निवेश नहीं शामिल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक समूह में शामिल नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये भी शामिल है। बहुपक्षीय निवेश एवं गारंटी एजेंसी ये भी शामिल है। व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता जिसको कि हम लोग गैट के नाम से जानते हैं ये शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जो गैट है ये विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं कि विश्व बैंक समूह से, तो विश्व बैंक समूह से याद रखिएगा कौन कौन शामिल है। IBRD शामिल है, ठीक है, IFC शामिल है, IDA शामिल है, उसके बाद ICSID शामिल है और MIGA शामिल है। नेक्स्ट हमारा कि रुपये की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है। तो रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है कि रुपये को अन्य मुद्रा में परिवर्तित करने हेतु अनुमति। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर नई श्रृंखला के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर कितना है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है स्थिर मूल्य पर, तो स्थिर मूल्य पर कितना है 10.53%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यही क्वेश्चन पूछते कि वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो वर्तमान मूल्य पर है 15.01%, तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। कह रहा है कुदनकुलम परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो कुदनकुलम जो परियोजना है वो तमिलनाडु में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है। तो बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। भूटान की अगर बात करते हैं तो भूटान की जो करेंसी है वो है नगलट्रम। मालदीव की जो करेंसी है वो है रूफिया और सेशल्स का क्या है रुपया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सेशल्स। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा में परिवर्तन से है। तो मुद्रा आपूर्ति में अवधारणा से परिवर्तन जो था वो समिति का गठन हुआ है 1998 में और किसकी अध्यक्षता में, डॉक्टर वाई रेड्डी की अध्यक्षता में, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वाई रेड्डी समिति। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में रेपो दर क्या है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो करंट के क्वेश्चन हैं, जो रिसेंटली एग्जाम देने से पहले आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं रेपो रेट की, तो रेपो रेट क्या है, एक ऐसा रेट जिस पर RBI जो है वो बैंकों को उधार देता है। दूसरा एक होता है रिवर्स रेपो रेट, जिस पर कि वह बैंकों से RBI जो है वो बैंकों से उधार लेता है। तो अभी वर्तमान में जो रेपो रेट है वो है 4% और रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35%। तो यहाँ रेपो रेट की बात कर रहा है, तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4%। नेक्स्ट हमारा कि बिहार में सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम शहरीकरण के दर के युग्म को पहचानिए। तो जनगणना 2011 के अनुसार ये बात कर रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार जो शहरीकरण की सबसे कम वृद्धि है वो समस्तीपुर और बांका में हुआ है और सबसे ज़्यादा जो वृद्धि है वो पटना में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना और बांका, या फिर बांका के जगह पर समस्तीपुर भी रहता तो आपका आंसर होता। नेक्स्ट है कि किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो रिजर्व बैंक की देखिए स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है, और फिर इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ है 1 जनवरी 1949 को। अभी अगर हम बात करते हैं रिजर्व बैंक की, तो रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और अभी इनके जो RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं उनका नाम है सुधा बाल कृष्णन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949। नेक्स्ट है कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है। तो कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज एवं काली। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों को घटते क्रम में सजाइए। तो सबसे बड़ी जो जनजातीय समूह है वो है भील, उसके बाद आता है गोंड, संथाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भील, गोंड, संथाल और नेकदा।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमि बंधित है। तो भूमि बंधित कौन नदी है, लूनी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है, जो कि अरावली से निकलकर कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां के नाम याद रखिएगा, जैसे कि है जोबाई, सुकरी, जोजारी, ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय कृषि की नहीं है। तो देखिए, मानसून पर निर्भरता, ये ठीक है, भारतीय कृषि की विशेषता है। ठीक है, निम्न उत्पादकता, ये भी भारतीय कृषि की विशेषता है। बड़ों जोतों की प्रधानता नहीं है, क्योंकि भारतीय कृषि में छोटे जोतों की प्राधीनता है, मतलब जमीन का जो साइज है वो छोटा छोटा है। सहकारी कृषि की प्रधानता भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट है कि मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। जहां वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो, यही गलत है, क्योंकि मरुस्थलीय वन उसे कहा जाता है जहां वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में जो भारत के उत्तरी भाग में वर्षा जो है वो पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। और पश्चिमी विक्षोभ की जो उत्पत्ति है वो मुख्यतः भूमध्य सागर से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 2 PM बज रहे हैं तो 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो देखिए, 10 और 45 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 35 डिग्री का डिफरेंस है। और आपको ये भी पता होगा कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 35 इंटू में 4 कर दीजिएगा तो यहाँ से आएगा 140 मिनट। 140 मिनट को आप अगर 2 PM में ऐड कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 4 PM 20 मिनट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 4:20 PM। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। काली मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। काली मिट्टी से एक चीज़ और याद रखिएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि काली मिट्टी का जो रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण काला होता है। तो ये जो है वो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है वो काला होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है। तो इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में वृद्धि होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सही नहीं है, तो ये बिल्कुल है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई ग्रीष्म काल में बढ़ जाती है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं घटती है, तो ये गलत है, क्योंकि क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जो है वो घटनाएं घटती है, जैसे कि वर्षा, आंधी हो गया, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये सब जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर यहाँ सब जो कथन है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो बुध और शुक्र, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट है कि साचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना कब की है। तो ये कब किया है, 1913 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1913 में। साचिंद्र नाथ सान्याल से याद रखिएगा, इन्होंने 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की भी स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है कि 1938 में किसने बिहार में मोमीन कांग्रेस की स्थापना की है। तो मोमीन कांग्रेस की स्थापना 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन किसने किया है। तो द बिहार हेराल्ड के अगर प्रकाशन की बात करते हैं तो अब इसका प्रकाशन जो है वो 1875 में गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुरु प्रसाद सेन। नेक्स्ट है कि 1923 ईस्वी में स्वराज दल की बिहार शाखा के नेता चुने गए हैं। तो 1923 ईस्वी में स्वराज दल के जो नेता चुने गए थे वो चुने गए थे श्री कृष्ण सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट है कि घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ये बिहार के कटिहार जिला के मनिहारी प्रखंड में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटिहार जिला। नेक्स्ट है कि बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है। मानसून के समय अधिक वर्षा सही है। उत्तर बिहार में हिमालयन नदियाँ सही है। नदियों का मार्ग बदलना सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये गलत हैं, क्योंकि जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं ये बाढ़ का कारण नहीं बल्कि ये बाढ़ के रोकथाम का उपाय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है।
रेणुका भी रामधारी सिंह दिनकर की है, हुंकार भी रामधारी सिंह दिनकर की है, जुलूस नहीं है क्योंकि जुलूस जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार किस शिव गुरु की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। तो बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में सिखों के जो 10वें गुरु थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में 26 दिसंबर 1666 को होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 10वें गुरु। ये जो 10वें गुरु थे जिनका नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो अपने आप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है क्या 24 डिग्री 20 नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 नॉर्थ तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी किस जिले में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है किस जिले में, ये पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस यात्री का संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से नहीं रहा है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय से किसका संबंध नहीं रहा है तो फाहियान का ही नहीं रहा है, क्योंकि फाहियान आप लोगों को याद होगा कि फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था जब नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण ही नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, फाहियान। नेक्स्ट है कि बिहार का एकमात्र जिला जहां पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो यह है गोपालगंज, क्योंकि गोपालगंज का जो लिंगानुपात है वो है 1021 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो किसी भी लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में SC वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है 38 सीट और ST के लिए आरक्षित किया गया है 2 सीट। तो टोटल कितने हो गए, 40। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 40। नेक्स्ट है कि बोधगया स्थित बौद्धि ब्रिज को किसने नुकसान पहुंचाया था। तो बोधगया स्थित बौद्धि ब्रिज को नुकसान पहुंचाया था किसने, शशांक ने। तो शशांक ऑप्शन में नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इसके आगे जो 10 मैथ्स के क्वेश्चंस हैं उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको PDF के फॉर्म में दे दिया गया है। PDF आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।